हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 26वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मुगल शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसी का जो पहला लेक्चर है वो लेक्चर 25 है, जिसमें भी मुगलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसमें भी मुगलों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन है, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेदिनी राय की कोई भूमिका नहीं थी बाबर को भारत आमंत्रित करने की। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब की सूबेदार दौलत खान लोधी की भूमिका रही है और आलम खान लोधी की भूमिका रही। इन दोनों को आपको याद रखना है। पर राणा सांगा की भी भूमिका थी, ये केवल और केवल बाबर कहता है। तो ध्यान रखिएगा, बाबर की आत्मकथा है जिसको हम कहते हैं तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी में बाबर लिखता है कि राणा सांगा ने उसे धोखा दिया है, भारत बुलाया है और फिर बाद में युद्ध किया है। तो ध्यान रखिएगा, केवल और केवल बाबर की आत्मकथा में ये बात होती है कि राणा सांगा ने उसे भारत बुलाया है। बाकी यदि ऑप्शन में केवल दो होते हैं तो फिर आपको इन्हीं को टिक करना है। अधिकांश इतिहासकार केवल इन दो का ही समर्थन करते हैं कि दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने बाबर को भारत बुलाया है। पर बाबर की आत्मकथा के हिसाब से पूछा जाए तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा, है ना। इसीलिए ये तीनों सही हो जाएंगे और डी गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के समय भारत में जजिया कर वसूलना समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जजिया कर पर हम कई बार बात कर चुके हैं। तो पहली बार 712 में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम, जिसको मीर कासिम भी कहते हैं, उसके द्वारा जजिया कर लगाया गया है। बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। बाद में अकबर द्वारा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। बाद में 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया है। और बाद में फर्रुखसियर एक बार समाप्त कर देता है और एक बार पुनः शुरू कर देता है जजिया कर वसूलना। और बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के समय अंतिम रूप से जजिया कर वसूला जाना समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अकबर के समय 1564 में जजिया कर वसूलना समाप्त हो गया था और औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर वसूलना एक बार पुनः शुरू कर दिया था। आगे बात करते हैं। भारत में 4 वाग शैली का प्रथम मकबरा है। ऑप्शन है, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा भारत में 4 वाग शैली का पहला मकबरा माना जाता है। यदि हम बात करें हुमायूं के मकबरे के बारे में तो ध्यान रखिएगा, यह मकबरा अकबर के समय बनाया गया है। तो अकबर के समय बनी पहली स्थापत्य कला की इमारत जो है वो हुमायूं का मकबरा माना जाता है। और इस मकबरे को बनाने का आदेश हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने दिया था। तो हमीदा बानो बेगम के आदेश पर, ध्यान रखिएगा, हमीदा बानो बेगम के आदेश पर अकबर के शासनकाल में हुमायूं का मकबरा बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया। ध्यान रखिएगा, और इसका जो वास्तुकार थे वो थे मिर्जा घियास। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो मिर्जा घियास के द्वारा हुमायूं के मकबरे को बनाया गया था। कुछ अन्य प्रश्नों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो ताजमहल का पूर्वगामी क्या है? हुमायूं का मकबरा माना जाता है। ध्यान रखिएगा। और द्वितीय ताजमहल की बात आती है तो प्रश्न पूछा जाता है, द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? तो फिर शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम बिहार में है उसे कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। कुछ अन्य प्रश्न और भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है वहां पर हुमायूं के साथ साथ कुछ अन्य लोगों के मकबरे भी हैं। ध्यान रखिएगा, दारा शिकोह का भी मकबरा वहीं पर है। साथ ही साथ फर्रुखसियर का मकबरा है। साथ ही साथ रफी उद दर्जत का भी मकबरा वहीं पर है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, रफी उद दर्जत, है ना, सबसे कम समय तक राज करने वाले मुगल बादशाह माने जाते हैं। तो सबसे कम समय तक राज करने वाला मुगल बादशाह कौन है? रफी उद दर्जत है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम।
अगला प्रश्न है पिट्टा ड्यूरा का आरंभ किसने किया है ना। इसको रत्न जड़ित कलाकारी भी कहा जाता है। ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग जहांगीर के समय आरंभ होता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग किसके समय चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, पीक पॉइंट पर पहुंचा है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, शाहजहां के समय पिट्टा ड्यूरा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्टा ड्यूरा का भी प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एतमादुल्ला का मकबरा, है ना, जिसमें पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है। ध्यान रखिएगा, एतमाउद्दौला ये कौन थे, तो नूरजहां के पिता थे। नूरजहां के पिता, और नूरजहां के आदेश पर ही एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया गया है। तो ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, यमुना के तट पर उत्तर प्रदेश में है। तीसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, जो एतमाउद्दौला है इनका जो असली नाम था वो था मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग ये इनका असली नाम था, इसे आपको याद रखना है। चलिए, नूरजहां के बारे में हम बात करें तो 1611 में नूरजहां का विवाह होता है जहांगीर के साथ। और ध्यान रखिएगा, है ना, नूरजहां ने अपने गुट बना लिया था जिसको कहते हैं जुंटा गुट। तो ध्यान रखिएगा, जुंटा गुट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, नूरजहां के द्वारा किया गया था। इस जुंटा गुट में उनकी माँ शामिल थी, उनके पिता एतमाउद्दौला शामिल थे, आसफ खां शामिल थे, महाबत खां शामिल थे, और साथ ही साथ शाहजहां भी इस गुट में शामिल थे। चलिए, माँ का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, माँ का नाम था अस्मत बेगम। नूरजहां की माँ का नाम क्या है, अस्मत बेगम, और इन्होंने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस चित्रकार को फारस के शाह, है ना, जो ईरान के राजा होते थे, है ना, उन्हें शाह कहा जाता था, तो फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस या ईरान भेजा था। ऑप्शन है बिशनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, है ना, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, बिशनदास को ईरानी राजाओं और उनके अमीरों के चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, बिशनदास हैं, उस्ताद मंसूर है, अबुल हसन, ये तीनों के तीनों जहांगीर के समय के चित्रकार माने जाते हैं। और जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। और जहांगीर के समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, यदि यह प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। ये पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, और इन्होंने ही पहली बार साइबेरियन सारस का चित्र बनाया था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखी है। ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा नामक ग्रंथ लिखा गया है फारसी भाषा में। अबुल फजल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये एक्चुअली अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। दूसरी बात है, ध्यान रखिएगा, अबुल फजल यहाँ पे एक नरवर का युद्ध होता है, नरवर का युद्ध है, और ये युद्ध हुआ है 1602 में। और नरवर के युद्ध में एक तरफ अबुल फजल है और दूसरी तरफ कौन है ना, वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अबुल फजल की हत्या हो जाती है, वीर सिंह बुंदेला विजय हो जाते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। अगर हम अब्दुल रहीम खाना की बात करें तो ध्यान रखिएगा, रहीम, चूंकि रहीम के दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक हैं। फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई हैं, ये भी अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक हैं। कई सारे संस्कृत ग्रंथों का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया है। और अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना, ये अकबर ने इन्हें संरक्षण दिया है और रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। और ध्यान रखिएगा, यह अकबर के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, चूंकि हम बात कर चुके हैं वैसे। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। तो ध्यान रखिएगा, किसने बनवाया है, तो नूरजहां ने बनवाया है। और किसके शासनकाल में बना है, तो फिर आपका आंसर आएगा जहांगीर के शासनकाल में बना है। तो ध्यान रखिएगा, 1626 से लेकर 28 के बीच में एतमाउद्दौला का मकबरा
है ना, आपके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। इसे आपको याद रखना है, जो पूर्ण रूप से संगमरमर से बनाया गया भारत की पहली इमारत कहलाती है, जिसमें पिटरा डूरा का भी प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है, मकबरा कहाँ पर है, आगरा, दिल्ली, लाहौर, श्रीनगर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया है, उसका मकबरा है। मुगल सम्राट के मकबरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि हम बाबर की बात करें, जो मुगलों के संस्थापक हैं, इनका काबुल में है मकबरा। पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में आत्मकथा में चूंकि इन्होंने काबुल लिखा था, तो बाद में फिर इन्हें काबुल में दफनाया गया, इन्हें आपको याद रखना है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली में है, दिल्ली में है। और इसके बाद अकबर की बात करें, अकबर तो सिकंदरा में इनका मकबरा है, सिकंदरा यूपी में मकबरा है, मतलब सिकंदरा यूपी। अगर हम जहांगीर की बात करें तो लाहौर में है। शाहजहां की बात करें तो इनका मकबरा भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यदि हम बात करें आगे की, यदि हम बात करते हैं औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ना। और एक और आपको याद रखना है, जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर है, तो इनका जो मकबरा है वो बर्मा रंगून में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से मुगल बादशाह हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। तो यदि आप देखिए, बाबर भारत से बाहर है ना, आपका जहांगीर लाहौर में, ये भी भारत से बाहर है, और बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह हैं, इनका मकबरा बर्मा रंगून में है, जो कि भारत से बाहर है। इन्हें आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, है ना। तो ऑप्शन है चंद्रप्रभा सूरी, हरि विजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। हरि विजय सूरी को अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया है, और इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तो जगत गुरु की उपाधि, है ना, हरि विजय सूरी को अकबर के द्वारा दी गई है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था, है ना, दसवंत, अब्दुल समद, कल्याण दास, बशावन। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कल्याण दास अकबर के समय के चित्रकार नहीं है ना, दसवंत, अब्दुल समद और बसावन है। यदि हम मुगल चित्रकारी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, है ना, बाबर, सबसे पहले बाबर ने अपनी आत्मकथा में एकमात्र चित्रकार की बात की है, जिसको हम क्या कहते हैं, behzad कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। तो बाबर के समय चित्रकार कौन था, behzad था, है ना। और यदि हम बात करते हैं हुमायूं, तो हुमायूं जब फारस गया था, तो फारस से, है ना, चित्रकार लेकर आया है ना, इनका नाम है अब्दुल समद। तो अब्दुल समद हुमायूं के समय भी रहे हैं और अकबर के समय भी रहे हैं, है ना। और अकबर की यदि हम बात करें तो इनके समय अब्दुल समद है ना, और दसवंत भी हैं, बशावन भी हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको याद रखना है। जहांगीर के समय, है ना, मंसूर हैं, अबुल हसन हैं, अगा रजा हैं, गोवर्धन हैं, बिसनदास हैं, ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह है एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है, धर्मत, सामूगढ़, देवराई, कोई नहीं, है ना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सामूगढ़ युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, ध्यान रखिएगा। धर्मत का युद्ध यदि हम बात करें तो आपका 1658 में हुआ है ना। सामूगढ़ युद्ध 1658 में हुआ है, देवराई युद्ध 1659 में हुआ है। सामूगढ़ के युद्ध में ध्यान रखिएगा, है ना, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ है। दारा शिकोह जिसमें औरंगजेब जीत जाता है, दारा हार जाता है ना। और इसी युद्ध के बाद औरंगजेब आगरा में प्रवेश करता है और शाहजहां को बंदी बना लिया जाता है, और औरंगजेब आगरा में अपना राज्याभिषेक कराता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है ना। पर अभी दारा जीवित हैं, है ना, इसलिए देवराई का युद्ध होता है 1659 में, है ना, और जिसमें दारा को पकड़ लिया जाता है, बाद में दारा की हत्या कर दी जाती है। औरंगजेब दिल्ली में प्रवेश करता है, दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराता है ना। तो ध्यान रखिएगा, देवराई के युद्ध के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में राज्याभिषेक कराया है, और सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया है। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला शासक है औरंगजेब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की प्रमुख सदस्य थी ना। ऑप्शन है मेहमा अनगा, हमीदा बानो, मेहरुन्निसा, जहां आरा बेगम। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, मेहमा अनगा।
तो पर्दा शासन बोलिए या इसको हम कहते हैं पेटीकोट शासन, पेटीकोट शासन। और इस शासन की अवधि क्या है, तो मैं ध्यान रखिएगा 1560 से लेकर 1562, है ना, ये 2 साल पर्दा शासन रहा है ना, जिसकी लीडर कौन है, मेहमा अनगा है। मेहमा अनगा के संरक्षण में अकबर इन 2 सालों में कार्य करता है। बाद में 1562 में, है ना, अकबर स्वयं को स्वतंत्र शासक के तौर पर कार्य करने लग जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से ध्यान रखिएगा मेहरुन्निसा बड़ी महत्वपूर्ण है ना, ये अकबर की बेटी है और ये बहुत ही पढ़ी लिखी थी, इतिहास और भूगोल की अच्छी जानकार मानी जाती हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। हमीदा बानो बेगम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अकबर, अगला प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया है? मालवा विजय, गोंडवाना विजय, गुजरात विजय, असीरगढ़ विजय। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मालवा विजय। तो मालवा विजय सबसे पहली विजय है, ध्यान रखिएगा। तो 1561-62 में, है ना, मालवा पर विजय प्राप्त करते हैं अकबर। बाज बहादुर को यहाँ पराजित किया जाता है। दूसरा, यदि हम बात करें गढ़कटंगा, है ना, की बात करें, तो 1564 में, है ना, अकबर के द्वारा रानी दुर्गावती को पराजित किया जाता है ना। इसके बाद गुजरात की बात करें तो 1572 में गुजरात पर विजय प्राप्त की गई है। असीरगढ़ की बात करें तो 1601 में असीरगढ़ के किले को जीता गया है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी अभियान कहा है? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, गुजरात अभियान, असीरगढ़ अभियान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, गुजरात विजय। ध्यान रखिएगा, है ना, गुजरात विजय बहुत तेजी से की गई है। वी.ए. स्मिथ का जो कथन है वो गुजरात विजय को लेकर है। तो गुजरात विजय कब की गई है? 1572 में की गई है, ध्यान रखिएगा। और इसी विजय के पश्चात अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। तो ये भी पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की बात किया गया है? तो गुजरात विजय की बात किया गया है। और इसी विजय के बाद पहली बार अकबर, है ना, पुर्तगालियों को टैक्स देकर समुद्र को देखता है। तो किस विजय के बाद अकबर ने समुद्र को देखा है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात विजय के पश्चात देखा है, इसे आपको याद रखना है। बाकी पानीपत का युद्ध है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें, पानीपत के सेकंड युद्ध की बात करें तो ये 1556 में हुआ है, जिसमें अकबर ने, है ना, हेमू को पराजित किया है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है, जिसमें अकबर ने, है ना, महाराणा प्रताप को पराजित किया है। असीरगढ़, है ना, ये आपका 1601 में हुआ है। इसमें अकबर ने मीरन बहादुर, जो असीरगढ़ बोले या बुरहानपुर बोले, बात एक ही है। तो असीरगढ़ के शासक थे मीरन बहादुर, मीरन बहादुर, इन्हें पराजित किया है। ये अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है 1601। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का अंतिम विजय अभियान है ना, अभी मैंने बात की मालवा विजय, हल्दीघाटी युद्ध, गुजरात विजय, असीरगढ़ विजय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, असीरगढ़ विजय अंतिम अभियान है, 1601 में किया गया है। और इसमें मीरन बहादुर को पराजित किया गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, यह विजय अकबर के माथे पर कलंक मानी जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है अकबर ने इस किले के द्वार सोने की कुंजियों से खोले हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोने की कुंजियों से किले के द्वार खोले, है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये किस विजय के उपलक्ष्य में कहा जाता है? असीरगढ़ विजय के लिए कहा जाता है। चलिए, बाकी हम बात कर चुके हैं। 1561-62 में बाज बहादुर को पराजित किया गया। 1576 में राणा सांगा को पराजित किया गया है, माफ करिएगा, महाराणा प्रताप को पराजित किया गया है। और गुजरात अभियान 1572 में किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए हैं? गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, यूसुफ जाहियों, अफगानी है, यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? तो 1586 में, इसे आपको याद रखना है। यदि हम बात करें बीरबल के बारे में, है ना, तो कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनका जो मूल नाम था वो महेश दास था, ध्यान रखिएगा, मूल नाम क्या है? महेश दास। और इनका जन्म सीधी में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और जो इनकी मृत्यु होती है वो स्वात घाटी में होती है। स्वात घाटी पाकिस्तान में है ना, तो वहां पर स्वात घाटी में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है? तो ऑप्शन है रायसीना अभियान,
मालवदेव की सेना से संघर्ष, चित्तौड़गढ़ अभियान, कालिंजर अभियान। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। कालिंजर अभियान के समय एक आग्नेयास्त्र चला रहे होते हैं और जो तोप का गोला चलाते हैं तो गोला किले की दीवार से टकराकर वापस शेरशाह सूरी की तरफ आ जाता है। उसके फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। यदि हम बात करें शेरशाह सूरी के बारे में तो ध्यान रखिएगा इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1540 से लेकर 1545 तक इन्होंने दिल्ली पर राज किया है और दूसरे अफगानी राज्य की स्थापना करी है इन्होंने दिल्ली पर। दूसरे अफगानी राज्य, प्रथम की स्थापना करी थी लोदियों ने और दूसरा अफगानी राज्य दिल्ली में स्थापित किया है शेरशाह सूरी ने। इन्हें सुल्तान आदिल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो कालिंजर अभियान किया गया तो यहाँ कालिंजर के राजा कौन थे? कीरत सिंह थे, ध्यान रखिएगा। कीरत सिंह कालिंजर के राजा थे उस समय। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहांआरा बेगम, है ना, जैवुन निशा बेगम। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और जैसा कि ये हुमायूं की बहन है और इन्होंने हुमायूं की जीवनी लिखी है जिसे हम क्या कहते हैं? हुमायूं नामा कहते हैं फारसी भाषा में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ऑप्शन है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो सुलह-ए-कुल की नीति अकबर के द्वारा चलाई गई है ना, तो यह नीति, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी पर आधारित थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नादिर शाह की आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाहजहां, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया है और इस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला ना के समय नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया है और लगभग 56 से 57 दिन तक, है ना, वह दिल्ली में रुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। और नादिर शाह ध्यान रखिएगा कौन था? ईरान था। तो ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है किसको? नादिर शाह को। तो ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह। यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। नादिर शाह कोहिनूर हीरा लेकर गया है और तख्त हाउस जिसको हम कहते हैं मयूर सिंहासन भी वह भारत से लेकर गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें वो भारत से लेकर जाता है। अगर हम बात करें मयूर सिंहासन तो इसका निर्माण शाहजहां के समय हुआ है और इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, आलमगीर द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ है। यदि हम प्लासी के युद्ध की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये युद्ध 23 जून को हुआ है। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ है और इसमें एक तरफ कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी तरफ बंगाल नवाब है। बंगाल नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये बंगाल के नवाब हैं। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, है ना, क्लाइव थे, ठीक है। हाँ, और इस युद्ध में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, सिराजुद्दौला हार जाता है ना। और सिराजुद्दौला के स्थान पर उनके ही सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है, प्लासी का मैदान कहाँ पर है? तो बंगाल में है प्लासी का मैदान। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुए बक्सर के युद्ध में किसने भाग लिया है? शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, मीर कासिम, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो बक्सर का युद्ध है ना, बक्सर का युद्ध है, ये 22 अक्टूबर को हुआ है। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है और इसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ, है ना, 3 शासकों की अपनी अपनी सेनाएं हैं, जिसमें शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट हैं, मुगल सम्राट शामिल थे। साथ ही साथ दूसरे सुजाउद्दौला हैं, ये अवध के नवाब हैं और तीसरा मीर कासिम है, ये बंगाल के नवाब थे। तो एक तरफ मुगल सम्राट हैं
है ना, शाह आलम दूसरी, और साथ ही साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला हैं, और बंगाल के नवाब मीर कासिम हैं, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति हैं, ध्यान रखिएगा, वो कौन थे? हेक्टर मुनरो थे, है ना। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और तीनों के तीनों शासक हार जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक अन्य प्रश्न भी पूछा जा सकता है, एक अन्य प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बक्सर, बक्सर का जो मैदान है या फिर ये जो बक्सर का युद्ध है कहाँ पर हुआ है? तो बिहार में। तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार राज्य में हुआ है, ठीक। अब जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक संधि होती है। तो बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है? इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 1765 में हुई है। और ध्यान रखिएगा, इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से किसने भाग लिया है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया है, रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया है। युद्ध में, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने भाग लिया, पर इलाहाबाद की संधि में भाग किसने लिया है? रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय। तो आंसर आ जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय थे, है ना। तो पानीपत के थर्ड वार की यदि हम बात करें, है ना, तो ध्यान रखिएगा, चूंकि हम इस पर बात पहले कर चुके हैं। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, एक तरफ कौन है? मराठे हैं, और दूसरी तरफ है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली हैं। और अहमद शाह अब्दाली कौन थे? अफगानिस्तान के राजा हैं, है ना। मराठों की तरफ से इस युद्ध में किसने भाग लिया था? तो सदाशिव राव भाऊ, ये इस समय मराठों के सेनापति थे। तो इसमें मराठे हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ध्यान रखिएगा, कब हुआ है? 14 जनवरी 1761 को हुआ है, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ है? 1526, 21 अप्रैल 1526 को हुआ है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, ध्यान रखिएगा, है ना, वो 1556 में हुआ है ना, 5 नवंबर 1556 को हुआ है, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। और तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध है, जिसमें मराठे हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला मराठा पेशवा कौन था? है ना। ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम, है ना। ध्यान रखिएगा, दूसरे मराठा पेशवा माने जाते हैं। इन्होंने इन्होंने 1737 में, है ना, दिल्ली पर आक्रमण किया है। और इस समय दिल्ली का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, है ना, रंगीला, है ना। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था बाजीराव प्रथम ने। यदि हम बात करें बाजीराव प्रथम से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों की, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। और साथ ही साथ ये दूसरे पेशवा हैं जिन्होंने गौरेला युद्ध पद्धति को अपनाया है। तो ध्यान रखिएगा, गौरेला युद्ध पद्धति को अपनाने वाले दूसरे मराठे कौन है? बाजीराव प्रथम है। प्रथम कौन हो जाएंगे? शिवाजी, जिन्होंने गौरेला युद्ध पद्धति को प्रयोग किया। चलिए, और एक और चीज, हिंदू विजय पताका फहराने का लक्ष्य, है ना, किस मराठा पेशवा ने रखा था? बाजीराव प्रथम ने रखा था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के समय आने वाले विदेशी यात्रियों में शामिल हैं। ऑप्शन है फादर मोसेरात, जॉन ह्यूगे लिंचटेन, फादर थॉमस स्टेफेंस, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही विदेशी यात्री अकबर के समय, ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही विदेशी यात्री अकबर के समय भारत आए हैं। ध्यान रखिएगा, मोसेरात ये पुर्तगाली थे, है ना, पुर्तगाली हैं। और लिंचटेन जो है वो डच हैं, ध्यान रखिएगा। और स्टेफेंस जो है वो अंग्रेज हैं, है ना। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर के काल में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में शामिल हैं कैप्टन हाकिंस, एडवर्ड टेरी, थॉमस रो, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों ही विदेशी यात्री भारत आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैप्टन हाकिंस, है ना, 1608 में भारत आए हैं, 1611 तक रहे हैं, है ना। और हॉकिंस, ध्यान रखने का बड़े महत्वपूर्ण है, इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी, इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। और साथ ही साथ इन्हें 400 का मनसब दिया गया है ना। 400 का मनसब भी किसने दिया है? जहांगीर ने दिया है ना। ये जो हेक्टर नाम के जहाज पर बैठकर भारत आए हैं, सूरत आए हैं। एडवर्ड टेरी, है ना, ये तीनों ही अंग्रेज हैं, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड टेरी 1616 में भारत आए हैं,
और सर टॉमस रो, है ना, ये भी 1616 में भारत आए हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, जहांगीर दो विपरीत गुणों के मिश्रण वाला व्यक्ति था, है ना, ये स्टेटमेंट कथन किसका है? कैप्टन हाकिंस, थॉमस रो, फादर मोसेरात, एडवर्ड टेरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड टेरी के द्वारा यह कथन कहा गया है। 1616 में एडवर्ड टेरी भारत आते हैं, ब्रिटिश हैं, है ना, और भारत में अंग्रेज जहांगीर के शासनकाल में भारत आए हैं और उन्होंने फिर जहांगीर के बारे में ये बात लिखी है। आगे बात करते हैं, अकबर कालीन स्थापत्य है ना, ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, 25वीं न्यायालय, हिरन मीनार, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों ही स्थापत्य अकबर के समय बनाए गए हैं। यदि हम शेख सलीम चिश्ती की बात करें, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही जो स्थापत्य हैं वो फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी और फतेहपुर सीकरी को ही 1571 में, ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी को 1571 में अकबर ने राजधानी बनाया था, वहां पर अलग अलग स्थापत्य का निर्माण कराया है। तो शेख सलीम चिश्ती, है ना, चूंकि चिश्ती सिलसिले से हैं और ये शेख सलीम चिश्ती जो है अकबर के गुरु भी माने जाते हैं, अकबर इनका बड़ा आदर सम्मान करता था और इन्हीं के नाम पर अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा था। 25वीं न्यायालय, ध्यान रखिएगा, यहाँ इससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ पर अकबर शतरंज खेलता था, है ना, तो अकबर शतरंज कहाँ पर खेलता था? इसी 25वीं न्यायालय, जिसको आंगन भी कहा जाता है, यहाँ पर खेलता था। अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, शतरंज के लिए एक और फेमस है हमारे यहाँ, है ना, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय भी शतरंज के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, है ना। और यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है, वीणा, तो वीणा बजाने के लिए दो लोग दक्ष रहे हैं, है ना, एक समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त भी वीणा बजाते थे और साथ ही साथ औरंगजेब भी वीणा बजाते थे, है ना। और अकबर शतरंज के साथ साथ नगाड़ा भी बजाता था। तो ध्यान रखिएगा, नगाड़ा बजाने के लिए कौन फेमस था? अकबर फेमस था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सी ऑप्शन है हिरन मीनार, है ना, तो ध्यान रखिएगा, यह अकबर का एक प्रिय हाथी था, उसकी याद में बनाया गया था और ये जो मीनार है ये प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती थी और तीनों की तीनों कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के समय निर्मित स्थापत्य है ना, किला ए कोहिना मस्जिद, रोहितास का किला, शेरशाह सूरी का मकबरा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, तीनों ही स्थापत्य शेरशाह सूरी के समय बनाए गए हैं। किला ए कोहिना मस्जिद की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में है, महत्वपूर्ण है। रोहतासगढ़ का किला बिहार में है और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, ये भी बिहार में है, ध्यान रखिएगा। और यदि हम शेरशाह सूरी के मकबरे की बात करें तो इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी के समय शुरू हुआ है और उसकी मृत्यु के बाद इस्लाम शाह, उसका जो बेटा था, उसके समय पूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इस शेरशाह सूरी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, जो कृत्रिम झील पर बनाया गया था। आज के लिए फिर इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।